नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास की फसल में आने वाली समस्याएं और इनका समाधान। सोयाबीन की फसल से कैसे ले अधिक पैदावार। कपास की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन बरसात के मौसम में कई तरह की समस्याएं आती रहती है। तो किसान कैसे करे कपास की फसल में आने वाली समस्याओं का समाधान। आइए जानते हैं कोटपुतली के सहायक कृषि अधिकारी भागीरथ मल यादव से। कपास के अंदर इस टाइम है जो विल्ट नाम की बीमारी है, एक ब्लाइट आ रही है, काले धब्बे पड़ रहे हैं पत्तों पे। तो इसके अंदर एक तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम की पुड़ी आती है, तो वो 10 लीटर पानी में 1 ग्राम, मतलब एक पुड़ी 6 ग्राम की आती है, तो 4 टंकियों के लिए प्राप्त होती है। तो किसान स्प्रे कर सकता है ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 किलो से 2.5 किलो प्रति हेक्टर पानी में घोल बना करके किसान साफ मौसम में जब स्प्रे कर दे, ब्लाइट की रोकथाम हो जाए, जिसमें काले धब्बे पड़ जाते पत्तों पर, वो पौधा भी गलना शुरू हो जाता है, तो उससे 100% रोकथाम है। ये किसान भाइयों से अनुरोध है कि समय रहते सभी स्प्रे करें और अपनी कपास की फसल को बचाएं और बीज उपचार करके ही फसलें बोएं, तो ये नुकसान ही नहीं होता है। चिकनी ज़मीन है, हैवी सॉइल, पानी भरता है तो उसको निकाल देना चाहिए। जो पानी से है जो गलन ज़्यादा होती है तो उससे खतरा बराबर रहता है, तो पानी को बाहर निकाल देना चाहिए खेत से और तोड़ के रख ले, परिपक्व हो जाए तो। नहीं तो उस पर जो प्लेनोफिक्स नाम की दवाई आती है, तो उसका स्प्रे कर दें ताकि फूल नहीं जड़ेंगे उससे। किसान भाइयों, कपास की फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है। तो कपास की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे यहाँ कपास की खेती होती है अभी, जो कि बीटी कपास करके खास करके जो होती है राजस्थान में, और ज़्यादातर देश में भी अब कपास की बीटी कपास की खेती होती है। और इस मौसम में अभी जो अवस्था है कपास की, इसमें रस चूसक कीट का बहुत प्रभाव होता है। अगर कभी कभी अधिक तापमान में थ्रिप्स होते हैं, और या बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और उमस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दूसरे जो रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के चीज़ों का प्रभाव हो जाता है। किसान भाइयों, कपास की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप रहता है, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इन रस चूसक कीटों को पहचान कर समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक कपास के पत्ते हैं। इस पत्ते में हरा तेला का प्रकोप ये होता है कि किनारे किनारे से पीले पीले हो जाते हैं। ये कभी कभी जो ग्रोइंग पौधे हैं वहाँ पे कप नमा जैसे सिकुड़ जाते हैं, पत्तियाँ मरोड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, तो खास करके ये रस चूसक कीट होते हैं। तो मुख्य रूप से जो रस चूसक कीट हैं उसमें माहू, जिसको चेपा कहते हैं, हरा तेला, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, तो ये 4-5 मुख्य रूप से इसके रस चूसक कीट हैं। अभी अगर कोई किसान भाई छिड़काव नहीं किए हैं तो इसमें एक नीम तेल आता है। नीम तेल का 0.03% या 0.15% का कोई भी 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करें 45 दिन पे और 60 दिन के फसल अवधि पे, तो ये रस चूसक कीटों का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से हम अभी रस चूसक कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। कपास की फसल में इस समय जड़ गलन रोग का प्रकोप होता है। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि कपास के पौधों की जड़ ही गल जाएगी तो ऐसी फसल से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस रोग की सही पहचान करके उचित नियंत्रण उपाय अपनाए जाएं।
दूसरी समस्याएं इसमें एक जरगलन की आती है। जो जरगलन की समस्याएं आ रही है तो उसमें एक कार्बेंडाजिम 50% नाम की दवा आती है, उसका 2% घोल बना करके आप उसका छिड़काव करें, को घोल बना लें, यानी दोनों मिला करके आप उसका तुरंत उसके जड़ों में अप्लाई करें तो उससे आपको निदान मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ अनुश्री मंथुरिया। आज हम किसान भाइयों आपकी जो फसल है सोयाबीन और ये जो बारिश का मौसम है, इसमें खरपतवार नियंत्रण में देखें तो जो 20 से जो 45 दिन की जो फसल होती है उसमें जो खरपतवार लगते हैं वो क्रांतिक अवस्था में खरपतवार लगते हैं। इनका अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक तरीके से अगर हम करते हैं इसका प्रबंधन, तो इसमें खुरपा चला सकते हैं, हैरो चला सकते हैं, निंदाई गुड़ाई अगर हम करेंगे तो इससे जो मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है, जिसके द्वारा खरपतवार प्रबंधन हो जाता है। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है और जिन इलाकों में वर्षा हो रही है वहां सोयाबीन की फसल में जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही है उन क्षेत्रों के किसान फसल में क्रांतिक अवस्था फली में दाना भरते समय सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, अब हम खाद एवं उर्वरक के प्रबंधन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हम 4 या 3 भागों में हम बांट लेते हैं। 25-25% हम समय समय पर देते हैं। पहले तो बुआई के टाइम पर हम 25% देते हैं, फिर जब अंकुरण होता है तब हम 25% देते हैं, और इसी प्रकार से हम खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन हम समय समय पर करते रहते हैं। इस समय सोयाबीन की फसल में रोग और कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा है। ये रोग कीट फसल के उत्पादन में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए किसान भाई अपनी फसल को इन कीट रोगों से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। सोयाबीन की फसल में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है। पीत शिरा रोग, जिसे मोजेक या पीला मोजेक या फिर येलो मोजेक भी कहा जाता है। यह जो रोग है इसमें जो सफ़ेद मक्खी होती है, इसमें सफ़ेद मक्खी एक कीट है जो कि रस चूसक कीट होता है। तो ये जो वायरस होता है इसको फैलाने में जो सफ़ेद मक्खी होती है वो सबसे बड़ा कार्य करती है। जैसे कि पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, उनकी जो शिराएँ होती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। इसके बाद जो पूरी फसल रहती है वो पीली पीली पत्तियों द्वारा ग्रसित हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए अगर हम देखें तो अवरोधी किस्मों का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो रासायनिक विधि में अगर हम उपयोग करें तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा का उपयोग 3 लीटर पानी में घोलकर इसका हम छिड़काव करते हैं, जिससे कि इससे हम नियंत्रण पा सकते हैं। सोयाबीन की जो फसल है इसमें सबसे खतरनाक कीट जो होता है वो गर्डल बीटल होता है। गर्डल बीटल जो रहता है वो लगभग 30 से 50 दिन या फिर जो 20 से 25 दिन के बाद हमें फसलों में नज़र आने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि ये भूरा रंग का मटमैला कलर का दिखाई देता है, जो कि समांतर चक्र बनाता है, मतलब जो तने होते हैं उस पर। और ये क्या करती है, ऊपर 2 छेद बनाती है और नीचे 2 छेद बनाती है और बीच में एक छेद में ये अंडे अंदर की तरफ देती है, जिससे पौधा का जो ऊपरी भाग होता है वो सूख जाता है और मुरझा जाता है। इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो रासायनिक नियंत्रण हम करें तो ट्राइजोफॉस का 700 ml प्रति लीटर पानी में दवा का घोलकर दवा का छिड़काव करें। इसके बाद हम देखें तो दूसरी जो इल्ली, हरी इल्ली या फिर सेमी लूपर आती है, जो कि
अगस्त सितंबर के बीच में ही इसका जो अधिक प्रकोप है वो दिखाई देता है। ये क्या करती है कि फसल के जो पत्तियां, कोमल पत्तियां रहती हैं, उनको काटकर नुकसान पहुंचाती है। उनके जो फल रहते हैं उनको पूरे तरीके से काट देती है, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं, जो कि पूरी फसल को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम देखें तो जो ट्राइजोफास है, रासायनिक विधि के द्वारा हम 700 ml दवा का उपयोग प्रति लीटर पानी में कर सकते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। किसानों के सामने मृदा जनित कई रोगों की समस्या मुख्य रूप से देखने में आती है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इन रोगों की रोकथाम के उपायों को अपनाएं। इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ इरफान खान। आज अपन बात करेंगे भूमि जनित विभिन्न प्रकार के जो कवक हुए और जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो जो जितनी भी कवक जनित बीमारियां हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें जो भूमि जनित जो बीमारियां हैं उनका विशेष योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को परेशान करती हैं और जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं वो है भूमि जनित बीमारियां। भूमि जनित जो बीमारियां होती है वो फसल होती है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पौधा प्रारंभिक अवस्था में कमज़ोर होता है, इसलिए वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण करके उस पौधे को, उस फसल को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। किसान भाइयों, मृदा जनित रोगों द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है और कभी कभी तो समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं करने से पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान सब्जियों के बीज महंगे दामों पर खरीदकर नर्सरी में लगाते हैं और इस आर्द्र गलन रोग के कारण सब्जियों की पौध नष्ट हो जाती है। जो प्रमुख भूमि जनित बीमारियां हैं उसमें काली जड़ है, तना गलन है, जड़ गलन है और जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, ये प्रमुख बीमारियां हैं। ये सब्जियों में आर्द्र गलन सबसे प्रमुख है और जो जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है और जिसको सूखा गलन भी बोलते हैं, सूखा गलन आता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हैं भूमि जनित। तो इन बीमारियों के जो कवक होते हैं वो हमेशा भूमि के अंदर रहते हैं। जब भी उनके जो होस्ट है, जो फसलें हैं, उनकी जड़ें उनके बीजाणु के संपर्क में आती है तो उनका गुणन शुरू हो जाता है और गुणन शुरू होने के बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों के माध्यम से या तो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर जड़ों को खराब करके या गड़ा या सड़ा के पूरे पौधे को ही ख़त्म कर देते हैं। जब ये फसलें नहीं रहती, जिसको अपन ऑफ सीजन बोलते हैं, उस समय जो ये कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं या जो जिसको स्पोर बोलते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो मर्तोब जीवी की तरह रहते हैं। मर्तोब जीवी का मतलब हो गया कि ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना रहन सहन करते हैं और जब भी फसल की जड़ें या जब भी किसान फसल लगाते हैं और उनकी जड़ें निकलना शुरू होती है तो उनके जड़ों पे आक्रमण करके ये धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है और किसानों को हर साल ये जो बीमारियां ये परेशान करती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे जो प्रमुख विधि है वो बीजोपचार ही है। इसलिए किसान जब भी फसल लगाएं तो ये भूमि जनित जो बीमारियां हैं सब्जियों में, जैसे डैम्पिंग ऑफ है और अन्य जो तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, तो इनके रोकथाम के लिए हमेशा बीजोपचार करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रोगों के नियंत्रण के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर प्रयोग करें। इसके साथ ही आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ड्रेंचिंग करें ताकि इस रोग का समय पर नियंत्रण किया जा सके। और जो विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा जो सिफारिश की गई दवाइयां हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और दवाई जितनी सिफारिश की जाती है उतनी ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंकुरण की जो समस्या है वो किसानों के सामने आती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम विभाग भारत सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त
मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए सभी किसान भाई तैयार फसलों की तुड़ाई एवं कृषि कार्यों को करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस समय ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसकी रोकथाम के लिए 100 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम दवा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 200 ग्राम दवा का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इसके अलावा आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा की किसान सुरेंद्र कुमार ने। आप वर्मी कंपोस्ट बनाने पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये भाग। किसान भाइयों को जितनी ज्यादा आज ये खाद वगैरह ये यूज लेते हैं, जैसे मान लो यूरिया हो गया, किसान भाई यूरिया लेता है और लेता है, मैं कहता हूँ उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। जितना कम से कम केमिकल डालेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। किसान भाई अभी भी लगातार उसी का उपयोग करे जा रहे हैं। कम से कम आप यूज करें, वो भूमि लंबी चलेगी, उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तो उसमें जो पोषक तत्व है ना वो हमेशा उसमें रहेंगे। तो वो जो पोषक तत्व जो जमीन के अंदर हैं वो पौधा जब भी लगेगा उसको पौधे को वो पौधा उस पोषक तत्व को लेगा। किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। किसान भाई अभी एक तो ये जैसे सबके घर में पशु है तो पशु से गोबर निकलता है, गोबर से ही वर्मी कंपोस्ट बनती है, केंचुए की खाद बनती है। किसान भाई अपने खेतों में, अपने घर के आसपास में कहीं भी खाली जगह हैं वहाँ पे शेड लगा के छाया में और ये अपनी जो बेड है ये तैयार कर सकता है। अच्छा, किसान भाइयों को इसमें जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बाजार से अपने केंचुए खरीदे और अपना गोबर की खाद ली और उसमें तैयार करके और अपना, इसके साथ में वो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिटा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। इसका लिए किसान भाइयों को आजकल गौशाला में गोबर भी आराम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बढ़िया है, अपने घर पे कहीं भी बेड लगा के आदमी तैयार कर सकता है वर्मी कंपोस्ट में। किसान भाई 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक तो ये दीवार पे जो ईंटें लगा के और ये कर दें, दूसरी एक जमीन पे ही लेयर, जैसे ये लंबी आप ये देख रहे किसान भाई, तो ये पूरी की पूरी लंबी बेड है। ये 3 फीट चौड़ी और लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार जैसे 8 फीट 10 फीट 15 फीट। अच्छा, इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। तो अब इसमें जैसे सबसे पहले किसान भाइयों ने अपना गोबर डाल दिया, तो गोबर में उसके ऊपर जैसे केंचुए की आप इधर देख रहे होगे, तो जो लेयर है ऊपर से इन्होंने हटा दिया वहाँ से, और हटा के और जो नई ताज़ा भी इन्होंने गोबर की खाद डाली है उसके ऊपर वो ही जो बची जो नीचे जैसे 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 टाइम बीतता जाता है 1 महीने के अंदर केंचुआ नीचे जाएगा तो वो जब पूरी चली जाती है तो ऊपर की जो लेयर बचती है उसको किसान भाई अपना जो ताज़ा गोबर डाला उसी लेयर को ऊपर डाल देगा। तो शुरू में 2-3 दिन बाद में क्या होगा, एक तो उसमें एक चीज़ तो ध्यान देने की किसान भाइयों को, नमी हमेशा बनी रहे। जितनी ज़्यादा नमी होगी और अंधेरा रहेगा केंचुआ उतना ही जल्दी नीचे जाएगा और उसको जो है भुरभुरा करता जाएगा। जितनी ज़्यादा उसकी भुरभुरी होगी ना ये खाद, उतनी किसान भाइयों के लिए काम आएगी। वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे ऊपर से इकट्ठा करके छान लेना चाहिए ताकि वर्मी कंपोस्ट के साथ जो केंचुए आ गए हैं वो छन कर रह जाएं और इन केंचुओं को दोबारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी फसलों में काम में लेने के साथ साथ बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। जो किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान दे है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। जैसे जैसे लेयर तैयार हुई ऊपर से उसको हटाते हैं,
धीरे धीरे हटाते रहे, केचुआ नीचे जाता रहेगा। और ऊपर का ले लिया, उसको छान के किसान भाई अपने पर बीघा के हिसाब से 4 से 5 क्विंटल उसको वर्मी कंपोस्ट को ट्राइकोडर्मा मिलाकर, तो अपने सुविधा के अनुसार जिसको उस हिसाब से लगे वो अपने खेत में डालेगा। इसको डालने से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, साथ में जब भी कभी ये चीजें डलती है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा बेनिफिट देगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।